Good afternoon, everyone. Today is 11th of February 2026, and we are back again with our regular newspaper analysis. We will be discussing 5 important articles of the day. और ये जो है वो हिंदू एक्सप्रेस, दी असम ट्रिब्यून यहाँ से लिया गया. हमारी ये कोशिश होती है कि हम जो भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको ना रखे पीपीटी में. हम सिर्फ जो कोर कंसर्न्स है, कोर इश्यूज है और जो एग्जाम रिलेवेंट एस्पेक्ट है उन्हीं को डिस्कस करें. सो बिफोर वी स्टार्ट, these are the few announcement that I would like to make. First one is regarding the foundation batch. ये जो foundation batch है ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक का सफर तय करना चाहते हैं. मीनिंग बिल्कुल भी रॉ है, कोई भी आइडिया नहीं है और जिन्हें फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना है. तो आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज पर एमसीक्यू सॉल्विंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपका आंसर राइटिंग, एक्सप्रेशन आर्टिकुलेशन, हर जगह पे हैंड होल्डिंग किया जाएगा और उस हैंड होल्डिंग के थ्रू आपको फाइनल लिस्ट में लेकर आ जाएंगे. इसीलिए इसका नाम है फाउंडेशन बैच. पूरा सॉलिड फाउंडेशन ये आपको बना देगा. ये जो है ये बहुत फ्लेक्सिबल है. आप इन 4 में से कोई भी टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो एंड ये ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. दैट मीन्स इट इज अवेलेबल इन हाइब्रिड मॉडल. तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है एंड काम करते हुए अपने ड्रीम्स को, अपने एस्पिरेशंस को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहता है. जनवरी का जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है. फरवरी के बैच अभी जल्दी स्टार्ट होगा. तो फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. यहाँ पर कॉल करके आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. ये जो सेकेंड अनाउंसमेंट है दिस इज रिगार्डिंग क्रैश कोर्स. ये क्रैश कोर्स किन के लिए है? क्रैश कोर्स है उन लोगों के लिए जो इस साल मतलब 2026 में अगले जो 3-4 महीने में प्रीलिम्स होने वाला है उसमें जो लोग प्रीलिम्स देंगे ये अटेम्प्ट में, उनके लिए है ये क्रैश कोर्स. पर्पस क्या है कि 2 से 3 महीने में, 2 to 3 months में एंटायर सिलेबस सिस्टमेटिकली एंड स्ट्रेटेजिकली रिवाइज हो जाए. इस क्रैश कोर्स के फीचर्स ये है, आपको 10 स्मार्ट बुक मिलेंगे प्रीलिम स्पेसिफिक. फिर आपको 15,000 एमसीक्यू के टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा. फिर आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आपको गाइडेंस मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे. डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हो या मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हो, ये सारा इसमें कवर किया जाएगा. मोरओवर ये उन बच्चों के लिए सुटेबल है जिन्होंने पहले कुछ सेल्फ स्टडी कर रखा है या कहीं कोचिंग कर रखा है और ये काफी टाइम हो चुका है कोचिंग करके और उनको 2 से 2.5 महीने में पूरा एंटायर सिलेबस रिवाइज करना है एकदम सिस्टमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली. उन लोगों के लिए ये है. ठीक है. तो ये इसका लॉन्चिंग डेट फाइनल नहीं हुआ बट ये बहुत जल्दी लॉन्च होगा, प्रॉब्ली अराउंड डे ऑफ नोटिफिकेशन. आप इसको फॉर if you are interested in this, connect on the number mentioned here and stay tuned with the official channels of the CSAP. This was the initiative 15,000 MCQ test series I was discussing about. ये इसे कहा गया प्रीफिट इकोसिस्टम. प्रीफिट इकोसिस्टम इसके 2 पार्ट्स है. एक फ्री पार्ट है, दूसरा है पेड पार्ट. जो फ्री पार्ट है उसमें 3000 प्लस एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए जाएंगे यूट्यूब पर, यूट्यूब लाइव वीडियोस में. इन यूट्यूब लाइव वीडियोस में यू विल बी टॉट द एमसीक्यू एलिमिनेशन टेक्निक्स. यू विल बी गिवन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑल एमसीक्यूज. इस फ्री वाले पार्ट का टेस्ट सीरीज हिस्सा नहीं है, ना ही सीसैट इंक्लूडेड है. जो पेड पार्ट है उसमें है 12,000 एमसीक्यूज. 12,000 एमसीक्यूज है और ये जो 12,000 एमसीक्यूज है ये 120 टेस्ट में डिवाइडेड है. ये जो 120 टेस्ट है उसमें 30 इजी है, 30 जो है वो मॉडरेट है,
30 जो है वो डिफिकल्ट है, एंड रिमेनिंग 30 में 10 फुल लेंथ टेस्ट है, 10 सी सैट के टेस्ट है, और 10 जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सिमुलेशन है। इसका जो आस्किंग प्राइस था वो 12,000 रुपीज है, लेकिन अब डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 7,999 है। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके से CSAP से एसोसिएटेड रहे हो, किसी कोर्स का हिस्सा थे, कोई टेस्ट सीरीज लिया था, इंटरव्यू के लिए आए थे, एनीथिंग, तो या फिर अगर YouTube के सब्सक्राइबर और रेगुलरली CSAP को फॉलो कर रहे हो, तो आपको इसके ऊपर और डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, लेट्स जंप ऑन टू टुडेज डिस्कशन, बट बिफोर दैट ये जो प्रीफिट के जो YouTube लाइव वाले जो डिस्कशंस होते हैं, या CNA के जो PDFs है, या फॉर दैट मैटर टेस्ट सीरीज है, या कोई भी इंफोग्राफिक्स किसी भी रिलेटेड आता है, वो CSAP के ऐप पर अवेलेबल है, और उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए यू नीड टू स्कैन दीज QR कोड्स। आई विल फर्स्ट गिव यू द ओवरव्यू के 5 आर्टिकल कौन से डिस्कस करने वाले। पहला आर्टिकल जो है इट इज रिगार्डिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट। हम इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट में कि वी आर फेलिंग टू फिगर आउट कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा AI है। तो सेंटर गवर्नमेंट ने IT रूल्स 2000 में कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं, एंड दे हैव गिवन सर्टेन रूल्स जिसमें आपको लेबल्स को प्रिस्क्राइब करना होगा। सेकंड जो है वो SpaceX या ब्लू ओरिजिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है कि जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेट करती है, उनके मून प्लान्स के बारे में डिस्कशन करता है कि आर्टेमिस जो नासा का है उसके साथ में इन लोगों के मून पर अचानक क्यों फोकस शिफ्ट हो गया। पहले मार्स वगैरह चल रहा था, तो मून क्यों पिक्चर में वापस आ गया। थर्ड जो है इट इज रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कोरल रिफ्स। फोर्थ जो है इट इज रिगार्डिंग किम्बरले प्रोसेस। किम्बरले प्रोसेस एक important प्रोसेस है, I will explain that in article. India is going to be a chairperson of that Kimberley process in 2026. And fifth one is from the domain of international relation. It is referred as China's panda diplomacy. How China is using its animal, that means panda, as a tool in soft power expression. ठीक है, let's move forward. Let's start with the first article. What explains SpaceX and Blue Origin stepping up their moon plans? I'm sorry, ये हेडिंग गलत हो गया। जो हेडिंग है वो it is about the government changing the center prescribes labels for all photographic AI content. All sorry for that. पहला जो है context क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है it has amended the IT rules mandating clear and prominent labeling of photorealistic AI generated content along with stricter takedown timelines for illegal and sensitive material. अभी हम ऐसे टाइम जोन में है जहां पर हर कंटेंट बहुत इतना ज्यादा रियल लगता है कि वी फेल टू अंडरस्टैंड, वी फेल टू रिकॉग्नाइज विच इज रियल कंटेंट एंड विच इज AI कंटेंट. इट वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, यू नो. बहुत इसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होते थे बहुत, स्पेशली जो रूरल सेक्टर है, जो एज्ड पॉपुलेशन है, उनके मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा फेक इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा संभ्रम निर्माण किया जा रहा था कि AI का यूज करके रियल लाइक वीडियोस बना के कुछ भी ज्ञान पे ले जा रहे थे, किसी का भी यूज करके, किसी का भी आवाज लेके, किसी का भी चेहरा यूज करके, इट वाज एवरीथिंग वाज मॉफ्ड. उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस लाइंस. उन्होंने किया क्या है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है उसको अमेंड किया है. उसमें उन्होंने कहा है कि पहले जो 24 से 36 घंटे के अंदर उनको कंटेंट को हटाना पड़ता था, अभी दे हैव गिवन टाइम लिमिट ऑफ 2 to 3 आवर्स. 24 से 36 घंटों का टाइम लिमिट कम करके 2 से 3 घंटे कर दिया. जो सेंसिटिव कंटेंट है, जो जैसे कि नॉन कंसेंशुअल न्यूडिटी हुआ या डीप फेक्स हुआ, दे हैव टू बी रिमूव्ड विद इन 2 आवर्स.
और कोई भी सिंथेटिक कंटेंट है उसको इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा अंडर आईटी रूल्स। कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ कंप्लाई नहीं करती है, सो दैट वुड लीड टू लॉस ऑफ सेल्फ हार्बर प्रोटेक्शन अंडर 79 आईटी एक्ट। मीनिंग सेल्फ हार्बर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ट्विटर पे किसी ने कोई गंद फैला दी, तो गलती किसकी है? जिसने ट्विटर अकाउंट पे गंद फैलाई या ट्विटर की है ना? तो अगर उन्होंने गंद फैलाने वाले को कंट्रोल नहीं किया तो गलती प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाएगी, सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन जो है वो हट जाएगा। प्लेटफॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू सीक डिस्क्लोजर फ्रॉम यूजर्स इफ एआई जनरेशन इज सस्पेक्टेड। अगर कहीं पे भी लगता है कि एआई का यूज किया गया है, सो प्लेटफॉर्म विल टेक अ डिस्क्लोजर। कोर इश्यूज मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एक राइज ऑफ सिंथेटिक मीडिया। ये तो आप मैं हम सर को ही जानते हैं कि एआई जनरेटेड डीप फेक जो होता है, दे ब्लर द लाइन बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल कंटेंट। सेकेंड इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड इलेक्टोरल इंटेग्रिटी रिस्क। अगर बहुत ज्यादा रियलिस्टिक फेक कंटेंट है एआई से द्वारा जनरेटेड, तो दैट कैन डिस्टॉर्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। Third aspect is regarding non-consensual deep fakes. Especially this affects the women and the minorities. अगर उनके कंसेंट के बिना कोई डीप फेक बनाया गया तो माइनॉरिटीज और वुमेन के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेटली इफेक्ट करता है। वो तो हर खैर सबके ऊपर करता है, लेकिन माइनॉरिटीज के ऊपर और वुमेन के ऊपर ज्यादा होता है। थर्ड इज इंटरमीडिएटरी अकाउंटेबिलिटी। प्लेटफॉर्म्स जो है ना, वो अब हाथ खड़ा नहीं कर सकते कि हमसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, कंटेंट किसी और ने दिया हुआ है। अब प्लेटफॉर्म्स का जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है वो भी चला जाएगा अगर उन्होंने कंप्लाई नहीं किया तो। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड वुड बी हाउ दे आर गोइंग टू बैलेंस द रेगुलेशन एंड फ्री स्पीच, क्योंकि जो ओवर रेगुलेशन है दैट माइट किल द लेजिटिमेट एक्सप्रेशन। ऑल्सो देयर एग्जिस्ट ए टेक्नोलॉजिकल इन्फोर्समेंट चैलेंजेस, बिकॉज हमेशा से टेक्नोलॉजी एंड लॉ में गैप रहा है। बहुत ज्यादा हाई स्केल पे अगर एआई यूज हुआ तो उस कंटेंट को जिस स्केल पर वो यूज हो रहा है उस स्केल पे मॉनिटर करना और उसको रेगुलेट कर पाना इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के बाहर चला जाएगा। टू सम अप, नाउ इंडिया इज मूविंग फ्रॉम पैसिव इंटरमीडिएटरी रेगुलेशन, जो अभी चल रहा था दैट वाज पैसिव इंटरमीडिएटरी रेगुलेशन, to proactive AI content accountability. India has moved now, and this is going to redefine the digital governance norms. Please pause the video and attempt this MCQ. With reference to recent amendments to the IT rules regarding AI generated content, consider the following statements. Statement 1, platforms must prominently label photorealistic AI generated content. Yes, they have to. Non-consensual deepfakes content must be removed within 2 hours. Yes, they have to remove within 2 hours. Third, non-compliance may result in the loss of safe harbor protection under section 79 of IT Act. Yes. And statement 4, synthetic content is excluded from the definition of information. No, it is part of information. So 4 is incorrect. So correct answer would be B. 1, 2 and 3 only. You can pause the video and read the description of each statement. Let's jump on to the next article. Second article is regarding SpaceX and Blue Origin's interest in moon again. नासा या इसरो, जैक्सा, इनका इंटरेस्ट मून में होना समझ में आता है या स्पेस एक्सप्लोरेशन में समझ में आता है, लेकिन जो प्राइवेट एंटिटीज है जो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेशन से काम करती है, जैसे कि इलॉन मस्क की स्पेस एक्स है या ब्लू ओरिजिन है, मतलब अमेजोन के प्राइवेट एंटिटी है, ये क्यों इतना इंटरेस्ट है? कल तक वो लोगों को मार्स मिशन में इंटरेस्ट था, स्पेस एक्स कंप्लीटली मार्स मिशन मोटिवेटेड थी, अचानक उनको फिर से मून में क्यों इंटरेस्ट आ गया? इस आर्टिकल में हम उसको एनालाइज करेंगे। ये कई हद तक जो एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज है ना उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना मून के ऊपर बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है।
कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, मतलब लगभग 5 डेकेड्स के बाद में आफ्टर अपोलो मिशन, आर्टेमिस के द्वारा NASA has again shifted its focus to the moon. It is planning to take humans to the moon and utilize moon as a station for further space exploration. दूसरा, ये जो स्पेसएक्स जो इलॉन मस्क का प्राइवेट एंटिटी है, वो अभी नासा का मेजर कॉन्ट्रैक्टर है, स्पेशली लूनर मतलब मून के जो लैंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। ब्लू ओरिजिन जो है वो भी लूनर लैंडर डेवलपमेंट सिस्टम बना रहा है। जो मून मिशंस है, दीज आर क्लोजर, दीज आर चीपर एंड अलाउ फास्टर आइट्रेशन देन मार्स मिशंस, है ना। कंपेयर टू मार्स, मून का डिस्टेंस कम है, मून पर जाना सस्ता है, और आपको एक बार सक्सेस मिल गया तो उस सक्सेस को रिपीट करने के लिए आप you can have multiple repetitive cycles in short period of time, so that becomes the important aspect of defining the moon missions. Now important fact is कि चाइना के मून के लेकर बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस है। ये चाइना के एम्बिशंस रिगार्डिंग मून हैज आल्सो प्लेड अ क्रिटिकल रोल in reigniting the interest in the moon missions amongst the private sector as well as government sector. क्विक कोर इश्यूज देख लेते हैं। एक, शिफ्ट फ्रॉम मार्स फर्स्ट टू मून फर्स्ट स्ट्रेटेजी बाय प्राइवेट स्पेस फर्म्स, क्यों है वो हमने अभी डिस्कस किया। नासा का जो आर्टेमिस डिले है, दैट इज पुशिंग कंपनीज टू डिफाइन लूनर माइलस्टोन्स मोर क्लियरली। नासा सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच की वजह से बहुत डिले कर रहा है अपने मिशंस को। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन, स्पेशली यूएस चाइना राइवलरी जो है यूएस लूनर एक्सप्लोरेशन में, वो बहुत अब विजिबल हो चुकी है। यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम दैट राइवलरी। नेशनल स्पेस मिशन में अब प्राइवेट सेक्टर का इंटीग्रेशन हैज बिकम अ नॉर्म। इंडिया में भी काफी हद तक अब प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है। लूनर इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले सिर्फ ग्लोबल कॉमन्स का हिस्सा हुआ करता था, अब उसका कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, मतलब लैंडर्स, लॉजिस्टिक, टूरिज्म पोटेंशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन देयर इज ए टेक्नोलॉजिकल वैलिडेशन। जो मून के जो मिशंस है, दे सर्व एज अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर डीप स्पेस सिस्टम। जो मैं आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में जब डिस्कस किया था, और 4-5 दिन पहले आर्टेमिस के बारे में जब हमारा सीएनए में कवरेज हुआ था, तब भी हम लोगों ने ये देखा था कि जो मून है, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड एज a base station for further deep space systems. To conclude, जो renewed lunar push है, it is reflecting the fusion of geopolitics, China, US, Russia rivalry, commercial ambitions, private sector, government sector, making it utilizing lunar trips as a commodity and technological experimentation. इन सब का ये एक फ्यूजन दिखाई दे रहा है, स्पेशली एंड इट कैन बी सीन एज अ रेस इन स्पेस। प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। विथ रेफरेंस टू द आर्टेमिस प्रोग्राम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज नासा लेड एम्ड at returning humans to the moon, correct? Private companies like SpaceX and Blue Origin are involved as contractors, yes, it is also correct. The program's ultimate objective includes establishing a sustained human presence on the moon. All three statements are correct, so answer would be D. Please pause the video and read each statement. The next article is about global warming and its impact on the coral reefs. Coral reef क्या है? Coral reef एक म्यूचुअलिज्म वाला इंटरेक्शन है बिटवीन ज़ूसैंथेलस एंड algae. Basically, it's a combination of two species coming together, जिसमें एक स्पीशीज जो है वो रेसिडेंट प्रोवाइड करती है, और दूसरी स्पीशी इन रिस्पॉन्स और रिटर्न ऑफ रेसिडेंट्स इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसीलिए जब आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा या ऐसे किसी भी मूवी में जब स्कूबा डाइविंग या अंडरग्राउंड जब देखते हो, तो सुंदर सुंदर कलरफुल कोरल रीफ्स जो दिखाई देती है, वो इसलिए दिखाई देती है बिकॉज ऑफ दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दैट दीज टू स्पीशीज शेयर। ठीक है, बट
अब ये देखा गया है कि बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो हट रहा है एंड कलर्स निकलकर कोरल ब्लीचिंग हो रहा है. दिस हैज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन. इसको समझता है. कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. जो कोरल ब्लीचिंग है इट ऑकर्स व्हेन कोरल्स एक्सपेल द सिम्बायोटिक zooxanthellae algae ड्यू टू हीट स्ट्रेस. अगर यही अलगी ज्यादा बढ़ गई, मतलब उन्होंने छोड़ दिया और पानी में खुला फैल गई अलगी, तो ये वाटर की क्लैरिटी कम कर देती है, ओपेक बना देती है और उससे फोटोसिंथेसिस का कैपेसिटी कम हो जाता है क्योंकि सनलाइट, क्लियर सनलाइट इज नॉट रीचेबल. इशू डार्कर पिगमेंटेशन का भी ये कोल्डर क्लाइमेट्स एक बॉगट्स रूल होता है जो थर्मोरेगुलेशन कंसेप्ट के बारे में बात करता है. हीट और कलर पिगमेंटेशन का डायरेक्ट लिंक होता है. देन देयर इज इशू ऑफ अर्बन पोल्यूशन जो मेलानिन प्रोडक्शन के ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है. हर किसी में नहीं लेकिन फ्यू स्पीशीज में जरूर करता है. और अगर कोरल रीफ्स में कलर चेंजेस हुआ तो इट इज गोइंग टू हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द मेटिंग सक्सेस, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिविटी एंड predator avoidance capacity of certain species. कंसर्न देखते हैं. ओशन ग्रीनिंग ड्यू टू राइजिंग algal bloom and ecosystem imbalance. कलर चेंज हो रहा है ओशंस का, ग्रीन ग्रीन हो रहा है. क्यों? क्योंकि अलगी जो है वो इस कोरल सिम्बायोटिक इक्वेशन से हटकर सेपरेट हो गई है. We can see it as a algal blooms as well as ecosystem imbalance. कोरल ब्लीचिंग जो है इट लीड्स टू व्हाइटनिंग ऑफ रीफ्स अंडर थर्मल स्ट्रेसेस. फॉरेस्ट ब्राउनिंग लिंक टू हीट स्ट्रेस एंड पोल्यूशन. जो पिगमेंटेशन में भी चेंजेस आते हैं स्पेशली इंसेक्ट्स के, बर्ड्स के, वो भी ग्लोबल वार्मिंग और अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा है. उनके कलर चेंज हो रहा है, इंसेक्ट्स के भी, कुछ पंछियों के भी. And there is a disruption in ecological signaling क्योंकि जो कलर्स जो होता है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉमोफ्लाज कैसा होगा, मेटिंग कैसा होगा, थर्मोरेगुलेशन कैसा होगा, या प्रीडेटर का अटैक जब होगा तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ये सब. Then there is a issue of loss of biodiversity resilience because of the cascading ecosystem effects. To sum up, जो changing colors in nature है, these are not aesthetic shifts, but these are early warnings of ecological signals of climate and pollution stress. So we should look at them as early warnings. Please pause the video and attempt this MCQ. With reference to coral bleaching, consider the following statements. Coral bleaching occurs when coral expels symbiotic algae due to environmental stress. Correct. Bleached corals immediately die after losing their algae. That is not correct. They do not die immediately. Eventually they do die, but not immediately. Elevated sea surface temperature is a major trigger of bleaching. Correct. So correct answer is 1 and 3 only. Statement 1 is correct, statement 3 is correct. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग किम्बरले प्रोसेस. ये हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे. किम्बरले प्रोसेस क्या है? किम्बरले प्रोसेस है जो वर्ल्ड ओवर जो डायमंड का ट्रेडिंग होता है उसको रेगुलेट करने का, क्योंकि द मेन मोटिव ऑफ किम्बरले प्रोसेस कि डायमंड प्रोडक्शन कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो, मतलब उसकी वजह से जो भी वायलेंस होता है, जो भी सब कुछ चीजें होती है, दे शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट. अब दिक्कत यह है कि एक्चुअली ये दिक्कत नहीं है कि प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्या है कि ये शुरू कब हुआ था, इंडिया कब चेयर है, मतलब 2026 में चेयर है, और इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द डायमंड्स. मतलब कितना बड़ा है कि अगर आप गुजरात में सूरत जैसे शहर के गलियों में भी अगर जाओगे तो ओरिजिनल रियल डायमंड्स आपको रास्ते पे, मतलब यहाँ पे जैसे चाय का ठेला होता है ना, वैसे ऐसे छोटे छोटे मतलब गलियों में ऐसे डायमंड्स की दुकान दिखते हैं, ओरिजिनल डायमंड्स की दुकान. इंडिया इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, प्रोसेसर है. अब इंडिया को उसका चेयर बनाया गया, हमारे लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है.
किम्बरले प्रोसेस क्या है? किम्बरले प्रोसेस जो है वो डायमंड्स को इंटरनेशनल ट्रेड में कॉन्फ्लिक्ट फ्री रखने के लिए बनाया गया सिस्टम है। 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री है और सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व है। ये सर्टिफिकेशन का काम भी करता है। तो की टेक अवे इसमें क्या होगा कि इंडिया चेयरमैनशिप ऑफ किम्बरले प्रोसेस actually strengthens its role in ethical global supply chain governance and responsible trade diplomacy. Please pause the video and attempt this MCQ. With reference to the Kimberley process, consider the following statements. It is UN body established under UN Security Council. Incorrect. It is not a UN body. तो ऑप्शन सी एंड डी एलिमिनेट हो गया। It certifies rough diamonds to prevent financing of armed conflict. Correct. Participation includes government, industry, civil society representatives. So second and third statement, both statements are correct. So the correct answer would be 2 and 3, that is B. Let's jump on to the final article. You can pause the video and check each statement and its explanation. Final article देख लेते हैं. Final article is regarding China's panda diplomacy. डिप्लोमेसी के दो वेज होते हैं. पहला है हार्ड पावर, दूसरा है सॉफ्ट पावर. हार्ड पावर मतलब जो आपका मिलिट्री माइट है, वॉरफेयर कैपेबिलिटीज है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हाउ मच यू कैन इम्पैक्ट the civilian and military dispensation of the enemy, आप उनका कितना मटेरियलिस्टिक डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, ये आपका हार्ड पावर दिखाता है. जो सॉफ्ट पावर है, इट टॉक्स अबाउट हाउ मच इन्फ्लुएंस यू कैरी इन द मासेस. मूवीज, म्यूजिक, इट्स पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर. कल्चरल इन्फ्लुएंस इज पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर. इससे आपका मटेरियलिस्टिक डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, लेकिन इमोशनल या थॉट लेवल पर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है. उनके रिलायंस का डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है. हुआ क्या है, चाइना पांडा डिप्लोमेसी फॉलो करता है. मतलब जिनके साथ उनको अच्छे इक्वेशन बनाने हैं, उन कंट्रीज में जो चाइना की आइडेंटिटी है जायंट पांडा, उनको एज अ गिफ्ट देता है. इंडिया ने भी एलिफेंट गिफ्ट किया है, श्रीलंका को किया है, थाईलैंड को किया है, मलेशिया को किया है. तो इंडिया एलिफेंट डिप्लोमेसी फॉलो करता है, वैसे चाइना पांडा डिप्लोमेसी फॉलो करता है. डिफरेंस ये है कि चाइना ने अब उस डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पांडा को अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज करना शुरू कर दिया. कंटेक्स्ट समझते हैं. चाइना ने जापान को 2 जायंट पांडास दिए थे, शियाओ शियाओ एंड ली लाई. ये दोनों जापान को दिए हुए थे और उनको चाइना ने वापस मंगा लिया है. बिफोर मतलब जो जितने टाइम के लिए दिया था उससे पहले ही मंगा दिया, सिग्नलिंग कि उनके बीच का जो टेंशन बढ़ रहा है, नाउ इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ रिजोल्यूशन. फैक्ट्स देख लेते हैं. पहले तो ये समझिए कि जो एनिमल गिफ्टिंग होता था वो परमानेंटली होता था बिफोर 1984, लेकिन 1984 के बाद से ये एनिमल जो है वो लीज पर देने लग गए. जो लीज का पीरियड है वो टिपिकली 10 से 15 साल है, क्योंकि यूजुअली उतना लाइफ स्पैन होता है किसी एनिमल का, जो एनिमल्स गिफ्ट किए जाते हैं. और इनका जो एनुअल कंजर्वेशन फी है दैट इज अराउंड $1 million पर पेयर. जो रेड पांडा है उसका आयुसीएन, रेड पांडा नहीं, जायंट पांडा जो है, नॉट रेड पांडा, उसका आयुसीएन स्टेटस इज वल्नरेबल. हम मेंस के पर्सपेक्टिव से कोर इश्यूज देखते हैं. सॉफ्ट पावर एज अ स्ट्रेटेजिक लेवरेज. ये पांडा जो है इट्स नॉट जस्ट एनिमल, इट्स अ कल्चरल सिंबल ऑफ चाइनीज एग्जिस्टेंस. अलोंग विद ड्रैगन, ड्रैगन रिफ्लेक्ट्स द माइट. चाइना पांडा रिफ्लेक्ट्स द cultural influence.
ये कंडीशनल डिप्लोमेसी हो गया। पांडा का लीज जो है इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन चाइना एंड जापान, जिसका पांडा से ना कोई लेना देना है, ना जापानीज लोगों से कोई लेना देना है, चाइनीज लोगों से। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी। जो भी डिप्लोमेटिक टूल्स होता है स्पेशली सॉफ्ट पावर के, दे ऑल दोस टूल्स आर नाउ कंस्ट्रेंड बाय द वर्सनिंग टाइज विद इन ईस्ट एशिया। There are certain nationalist pressures, there are certain conservation versus commercialization debate, then there are ethical concerns ke how can you use animals as an instrument of statecraft, and there is also scrutiny regarding animal welfare, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट जो अब्रॉड होते हैं दे क्रिएट डिप्लोमेटिक बैकलैश। जैसे कि इंडियन एलिफेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब थी श्रीलंका में, देयर वर डिप्लोमेटिक टेंशन बिकॉज ऑफ द एलिफेंट सिचुएशन। टू कंक्लूड, Panda diplomacy illustrates how a soft power instruments are increasingly constrained by geopolitics, nationalism, and ethical scrutiny of contemporary international relations. Please pause the video and attempt this MCQ. With reference to China's Panda diplomacy, consider the following statements. Initially, China gifted pandas permanently to foreign countries. Correct? Before 1984, they used to gift permanently and not lease. Currently, pandas are leased under fixed term agreements with conservation fees. Correct. The giant panda is currently listed as endangered. No, it is not endangered, not listed as endangered, it is vulnerable. Statement 3 is wrong. Correct answer is A, 1 and 2 only. ये वन स्टॉप सॉल्यूशन स्मार्ट बुक जो है फॉर यूपीएससी एंड एपीएससी प्रिपरेशन, total 17 books, 10 are for prelims and 7 are for mains, are now available in Asmith script. To get access to these books, you can contact on the number mentioned here. Thank you so much for joining in. See you today in the evening in Prefect YouTube live video. और आज का जो सेशन है इट इज फ्रॉम हिस्ट्री। आज हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर के फर्स्ट 4 चैप्टर्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।